जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 12 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके पेड बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाती है लेटेस्ट सिलेबस और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। और ये सब टॉपिक्स है आज के जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं। जब तक आप पेन और पेपर लेकर आइए, टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो चीज टॉपिक के बीच में बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वो नोट डाउन की हुई चीजें आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। चलिए, पहले आप लोग के कमेंट्स देख लेते हैं। आयुषी सिंह का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत डिटेल में आंसर लिखा है, बहुत बढ़िया। श्वेता यादव, अंजलि, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंडेरिन, बहुत बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। मैंडेरिन लैंग्वेज जो है वो चाइना, ताइवान कंट्रीज में बोली जाती है, बिल्कुल सही। मैंने स्पेन बोल दिया था आई थिंक, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप एक बार चेक करिएगा। मैड्रिड जो है उसको ध्यान में रखते हुए स्पेन जो है वो आ गया था। बट वेरी गुड। यही मुझे आप लोग से जो है वो क्लैरिटी जो है वो चाहिए थी, कि अगर मैं बोलता हूँ कोई चीज सर्च करो, चेक इट आउट, तो चेक किया करो उसको, राइट। और जहां पर जरूरत नहीं पड़ती तो मैं वहां पर आपको क्लैरिटी जो है वो दे देता हूँ कि ये नोट्स बना लो इसके। बट जहां पर जरूरत पड़ती है तो मैं चेक करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब आप खुद सर्च करते हो ना तो वो चीज आपको देखना है। ये मैंडरिन जो है ना वो आपको याद हो जाएगा, देख लीजिएगा। वेरी गुड समीर, बहुत बढ़िया। समीर ने फॉरेन लैंग्वेज के लिए लिखा हुआ था, इंस्टीट्यूट है JNU। ये क्यों लिखा था मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरा, ये ट्रू है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर प्लानिंग थी बट एविडेंस। अच्छा, मुझे लग रहा है आप दूसरी रील से आपने रिलेट करके यहाँ पर डाल दिया आंसर कमेंट। चलो कोई बात नहीं। आयुषी सिंह, वेरी गुड। दीपशिखा सिंह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, डिटेल्स में आंसर है। शिवम, बहुत बढ़िया। पायल भारती, बहुत ही बढ़िया। प्राची वर्मा, कौशल सिंगल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिग्विजय, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी लोग आंसर जो है वो इसी प्रकार से जो है वो दिया करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आप आपके एफर्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं कि आप वाकई में तैयारी जो है वो कर रहे हैं और सिलेक्शन के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कमेंट्स लिखा करो, आंसर्स लिखा करो, उससे आपके एफर्ट्स खुद आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नोटिस करेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि पिक्चर देखी जा रही है बस, है उसमें, तो पिक्चर देखने में तो एफर्ट्स लगता नहीं है हम पॉपकॉर्न भी खाते हैं, कई बार मोबाइल आ गया, मोबाइल भी देख लिया, है ना। तो भाई ये पिक्चर नहीं है, ये आपकी तैयारी है सिविल सर्विसेज की, तो यू हैव टू बी फोकस्ड इनफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड 99% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल पॉवर्टी लाइन को रिवाइज कर दिया है। ये हालांकि ये टॉपिक कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था इसी टाइप का। लिखिए, पहले $2.15 पर डे, और अब हो गया $3.15। यार यार मैं कवर करवा चुका हूँ यार ये वाला टॉपिक, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते टॉपिक किया है हमने कवर। मुझे एक बार कंफर्म कर देना कमेंट बॉक्स पे, किया है कि नहीं किया। बाकी अभी करवा तो रही हूं मैं, लिख लीजिएगा। अब $3 पर डे हो गया भैया। पहले वर्ल्ड बैंक बोलता था जो व्यक्ति एक दिन में $2.25, $2.15 से कम, उतना या उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब कहलाएगा भाई, है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे होगा। और जो व्यक्ति इससे ऊपर कमा रहा है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होगा। अब इन्होंने बोला कि नहीं भाई, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें हो गई है, अब $3 कर दो। तो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि $3 अब लिमिट उसने पर डे की सेट करी है पॉवर्टी लाइन की। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इससे दुनिया ज्यादा गरीब हो गई है या इंडिया की इमेज इंप्रूव हुई है, ये चीज यहां पर इस आर्टिकल में हम लोग समझेंगे। तो न्यूज क्या है वो क्लियर हो गई ना। ये PPP, PPP का फुल फॉर्म क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मत लिख देना है ना। परचेजिंग पावर पैरिटी। तो वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, ये भी लिखेंगे, सिर्फ पॉवर्टी लाइन नहीं है, ये एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है। अत्यधिक जो गरीब लोग जो होते हैं ना, भयानक गरीब, चरम गरीबी रेखा, तो वैसे, तो वो उसको डिफाइन किया था पहले $2.25 पे, अब उसको कर दिया है $3।
अब ये जो उन्होंने चेंजेस लाए हैं, ये पीपीपी डेटा और कंजम्पशन सर्वे पर बेस्ड है, खासकर इंडिया जैसी इमर्जिंग कंट्रीज के लिए। अब इस नए बेंचमार्क के हिसाब से दुनिया में गरीबों की संख्या 125 मिलियन बढ़ गई है, ये लिखेंगे आप। गरीब जो है, ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई है 125 मिलियन से, खासकर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए गरीबी बढ़ी है। तो नहीं, इंडिया की पॉवर्टी रेट जो है वो कम दिख रही है। इंडिया का पॉवर्टी रेट जो है वो डाउनवर्ड आया है नए सर्वे के अकॉर्डिंग, ये फैक्ट याद रखना। पूरे दुनिया भर में गरीबों की संख्या तो बढ़ी है, बट इसमें इंडिया की जो गरीबी है वो कम जो है वो दिखाई दे रही है नए सर्वे डेटा के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है कि जो पॉवर्टी लाइन जो है उसके बदलने के रियल पर्पस क्या होता है? क्यों बदलते हैं हम इस पॉवर्टी लाइन को? क्या बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर? क्या इससे रियलिटी रिफ्लेक्ट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या इंटरनेशनल बेंचमार्क या स्टैंडर्ड सेट करना ऑब्जेक्टिव होता है? बताओ, या दोनों ही? अब सुन कुछ कहानियां। पहले इंडिया की 2022 के लिए जो पॉवर्टी रेट थी वो $2.25 के अंडर 12.9% थी। समझ रहे हो आप? लेकिन नए सर्वे सर्वे जो हुआ है उसके बाद अब 2.4% हो गई है। मतलब हमारे यहाँ गरीब जो है वो बहुत कम हो गए। $3 प्रतिदिन के हिसाब से अब इंडिया में 5.3% लोग ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। और अगर $4.20 पर डे का मॉडरेट पॉवर्टी बेंचमार्क यूज करें, राइट, तो 23.9% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिया जो है वो ये बोल रही है, देखो ये $3 पर डे के हिसाब से हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि गरीबों की संख्या जो है वो काफी कम हो गई। लगभग कितनी बताई गई? 5.3% गरीब हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर नए एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट को देखें तो सिर्फ हाइलाइट्स पर फोकस करो, लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख सकते हो कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक के नए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग गरीबों की संख्या जो है वो कम रिफ्लेक्ट कर रही है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो गरीब है वो लगभग 5% के अराउंड देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली भी लिखना चाहो तो 5.3% लिख सकते हो, इंडिया के अंदर इतने लोग गरीब हैं नए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। समझे आप? और अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाए हम लोग तो और 20-25% के आसपास लोग जो है वो मॉडरेट लेवल पे गरीब है, जो $4.20 से कम जो है वो दिन में कमा रहा है। 2011-12 में यही आंकड़े 58% थे कि 58% लोग जो है वो गरीब थे। तो ये सब आंकड़े आप लोग को याद नहीं रखना, आपको वर्ल्ड बैंक ने क्या नया डेटा दिया है वो ध्यान में रखो। $3 पर डे वाला पहले कितना था? $2.25 पर डे। किसके ऊपर आधारित है? परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। और नया सर्वे जो है वो पूरा कंडक्ट जो है वो किया गया, जिसमें हम लोग को ये चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब कंसेप्ट को थोड़ा सा जो है वो आप समझो पहले तो, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझना जो है वो जरूरी है। ध्यान सुनना, ये लिखना चाहो तो लिख लो। पूरे दुनिया भर की पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट होती है किस चीज के आधार पर? पूरे दुनिया भर में गरीब गरीबी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? न्यूट्रिशन, कि पोषण कितना मिल रहा है, पहला पॉइंट। लिखना चाहो तो लिख लो। न्यूट्रिशन, क्लोथिंग और शेल्टर, ऐसे एसेंशियल नीड्स में मिनिमम डेली खर्चे पर, मतलब इस पे आप कितना मिनिमम खर्च कर सकते हो, कपड़े पर, खाने पर और मकान पर, कपड़ा रोटी मकान बोलते हैं ना, इस आधार पर ही कैलकुलेट की जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी का उपयोग करके करेंसी वैल्यू और कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि भाई लोगों की खरीदने की क्षमता जो है वो कितनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह भी होता है ना। अब पहली बार ये लाइन 1985 में $1 पर डे की थी, और आज के समय पर लो इनकम कंट्रीज के लिए $3 पर डे, लोअर मिडिल कंट्रीज के लिए $4.20 पर डे, और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए $8.30 पर डे की हो गई है। यानी कि अलग अलग कंट्री में, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना, तो उस अकॉर्डिंग खर्चे भी होते हैं। अब देखो यार, सिंपल सी चीज समझा रहा हूं मैं आपको। आप बॉम्बे में, जहां पर शाहरुख खान रहता है ना, उस लाइन में शाहरुख खान सलमान खान की मन्नत और गैलेक्सी वाली लाइन में अगर प्रॉपर्टी के रेट देखोगे तो बहुत ज्यादा महंगे होंगे। यस। चलो आपके घर की बात करते हैं, है ना।
आपकी सिटी की बात करते हैं, जिस शहर में आप रह रहे हो, राइट, या जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, आपको एक चीज तो पता होगी कि जो पॉश एरिया होता है, वहां की जमीन की वैल्यू, वहां पर रहने की वैल्यू महंगी होती है। जैसे जो लोग दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली में जो लोग ओल्ड राजेंद्र नगर पे रह रहे हैं, मुखर्जी नगर पे रह रहे हैं, तो वहां पर बहुत महंगा जो है वो चीजें पड़ जाती हैं। बट वहीं आप थोड़ा सा दूर निकल जाओ, द्वारका निकल जाओ, रमेश नगर निकल जाओ, है ना, थोड़ा सा दूर चले जाओ मेन हॉटस्पॉट से, तो आपको रूम रेंट सस्ते पड़ जाते हैं। जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में, ये बात है 2012-13 की, ओल्ड राजेंद्र नगर में एक छोटा सा कमरा, मतलब जितना बड़ा अपना नॉर्मल सा बाथरूम होता है ना, नहाने वाला, उसको आप बस डबल कर दो। अरे जरा सा किचन जितना यार, छोटा सा किचन जो घर में होता है ना, जरा सा बिल्कुल, जहां पर आप एक बेड लगा सकते हो, एक स्टडी टेबल लगा सकते हो, बस, और खड़े होकर नहा सकते हो, और फिर लू वगैरह के लिए बैठ सकते हो, बस उतनी स्पेस, बस ये मान के चलो। उतनी सी स्पेस का 2012-13 में 15,000 रुपए किराया था ये दिल्ली में, पटेल नगर में, सॉरी ओल्ड राजेंद्र नगर में। हालत खराब हो गई थी देख के कि मैंने कहा भाई ये क्या है, इतना महंगा। और वही सेम चीज रमेश नगर में जो है वो 3 BHK के फ्लैट में लिया। समझ रहे हो, दैट इज द डिफरेंस। तो ऐसे ही डिफरेंस मैंने आपको ये चीज क्यों बताई, क्योंकि यही सेम चीज कैलकुलेट होती है लो इनकम कंट्रीज के लिए अलग, मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए अलग। लिख लो, लो इनकम कंट्रीज के लिए $3 पर डे रेट सेट हुआ है पॉवर्टी लाइन का। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए $4.20 पर डे, और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए $8.30 पर डे सेट हुआ है। ये तीनों चीजें भी आप लिखेंगे, देखो दिख रहा है ये आपको, ये $3 पर डे लोअर लो इनकम कंट्रीज के लिए, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो ये नीचे लिखा है उसी के $4 पर डे, और $8 पर डे जो हुआ है ये हुआ मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। ये लिखिएगा, ये चीज आएंगी आपसे, मैच द फॉलोइंग चूज द करेक्ट पेयर में। तो ये चीजें हैं, और किसके आधार पर होती है, तो न्यूट कपड़ा रोटी मकान, है ना। ये क्लियर हुई, पॉइंट क्लियर हो रहा है ना आपको अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इकोनॉमिक्स में लोगों को कंफ्यूजन होता है, मुझे तो पता नहीं कैसे होता है भाई। इतनी इजी सी चीज है, इतनी सिंपल सी चीज है समझने वाली, और जैसे मैं समझा रहा हूं तो शायद मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। इकोनॉमिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। प्यार से उसको पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट लगा के, तो सब चीज क्लियर होंगी बिल्कुल। अब सोचो यार, आप एक सर्वे ऑफिसर हो, आप किस तरह इंश्योर करोगे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन डेटा एक्यूरेट हो? बताओ, कमेंट बॉक्स पे लिखकर, ये आपका क्वेश्चन है कि आप एक ऑफिसर हो, आप किस तरीके से इंश्योर करोगे कि आप जिस घर पे जा रहे हो, वो घर पर जो भी कंजम्पशन हो रहा है, राइट, हाउस होल्ड कंजम्पशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, कि वो घर जो है वो किस तरीके से अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर रहा है, तो वो डेटा एक्यूरेट रहे, इस चीज के लिए आप क्या इंश्योर करोगे कि जो भी डेटा आपके पास हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो? क्या चीज सामने वाले की देख के आप इंश्योर करोगे, बताओ। देखते हैं किसको पता है इसका आंसर। अभी भी नहीं समझ में आया, मुझे लगता है कुछ लोगों को क्वेश्चन, अभी फिर से सुन लो। मुझे पता रहता है कि कौन से स्टूडेंट को कब समझ में आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। इतने साल का एक्सपीरियंस है भैया, 10 साल हुआ है पढ़ाते पढ़ाते। जो चीज मैं बोलता हूँ मुझे पता है कि कुछ लोग को हिट कर जाती है, कुछ को नहीं करती। अब जब नहीं करती तब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो सुन लो। देखो, आप गए एक व्यक्ति के पास, ठीक है, आप मेरे पास आए जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना। आपने मुझसे पूछा कि भैया आपके पास घर है? मैंने कहा जी। बोलते आपके पास खाने पीने की पूरी व्यवस्था है? मैंने कहा जी। आपके पास कपड़े लगते की व्यवस्था? मैंने कहा जी। तो आप, ये तो हो गया बिल्कुल, कपड़ा रोटी मकान पूरी चीज फुलफिल हो रही है। बट ये $3 पर डे की इनकम, या $4.20 पर डे की इनकम, या 8 डॉलर, कितना, 20 सेंट ही है ना, $8.20 ये था, कितना था, 8 $8.30, $8.30 पर डे की इनकम, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये चीज जो है वो एक्यूरेटली आपके पास आ सके? दिमाग लगाओ। ये मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर बताएं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसमें दिमाग लगाना है। यही तो गेम है इकोनॉमिक्स का, कि सोचो कैसे फाइंड, और बहुत इजी चीज है, इसमें कोई नहीं है रॉकेट साइंस। अरे मेरी इनकम पूछ लोगे डायरेक्ट आप, मेरी एक्यूरेट इनकम कैसे पता लगेगी? मेरे बैंक अकाउंट से।
मैं कहां कहां पर किस जगह पर एक्सपेंडिचर कर रहा हूं वो मैं खुद से आपको जो है बता सकता हूं। राइट। और पूरी चीज आज की रेट में जो है वो ऑनलाइन हो गई है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वे फॉरवर्ड में ये लिख सकते हो मेंस के आंसर में, या बता सकते हो सामने लोगों को कि इस सिस्टम को और बेटर करना है। तो जितनी जल्दी हम डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो और चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी। क्योंकि आप मेरी बात समझिए, आज से 5 साल पहले जब आप मार्केट जाकर पैसे खर्च करते थे, आप जेब से लेके गए 5,000 रुपए शॉपिंग करने के लिए, आप घर आके लौट कर जो है वो क्या करते हो, सोचते हो कि अरे यार घर से बाहर निकले थे, टैक्सी में गया इतना पैसा, अरे यार फिर वहां पे उतरे, फिर वहां पे इस शॉप पे गए, वहां पे 2,000 की शॉपिंग करी, यहाँ पे इतनी की शॉपिंग करी। करते थे पहले। आजकल क्या करते हो? आजकल अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसकी आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखते हो। अच्छा इस दुकान पे इतना हुआ, ओके। क्या हुई है? एक्यूरेसी हुई कि नहीं हुई? आपको एक्यूरेटली एफिशिएंट सिस्टम है ये, आपको एक्यूरेटली पता है कि आपने कहा कितनी जगह पे खर्च किया। दिस इज द गेम, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कितनी इजी चीज है ये, बताओ। इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगी अभी? ये चीज जो मैंने आपको समझाई वो चीज डिफिकल्ट लगी? बताओ। अब सुनो, आगे की चर्चा करेंगे, ये सब आंकड़े वगैरह जो मैं बोलूंगा वो आपको याद रखना है बस। इसके अंदर हमने 405 कंजम्पशन आइटम्स रखे हैं, ये लिख लीजिएगा। ये वाले आइटम्स के बारे में एक एक अलग से पॉइंट जो है बनाकर लिखिए। ये नई चीजों के अंदर 405 कंजम्पशन आइटम्स रखे गए हैं। पहले ये 347 थे। मतलब 405 आइटम्स अगर कोई व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है तो उस मतलब उसका डेटा रहता है कि आप ये खा रहे हो, ऐसा कपड़ा ले रहे हो, वैसा कपड़ा ले रहे हो, तो ऐसे 405 आइटम्स आई हैं बस। इसमें सब्सिडाइज्ड गुड्स या सर्विसेज भी इंक्लूडेड हुए हैं। जैसे राशन पानी मिलता है ना लोगों को सरकार की तरफ से, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है। सर्वे क्वालिटी इसके अंदर नए नए वाली चीजों में, रिवाइज्ड डेटा में जो है वो बेटर हुई है। अब इंडिया का डेटा इंप्रूव होने से पूरे दुनिया भर की पॉवर्टी फिगर में डाउनवर्ड प्रेशर आया है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है भाई। और पॉवर्टी, गरीबी का रेट हमारे यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, लेकिन कुछ चिंताएं भी है। हाई इनकम हाउस होल्ड का कवरेज कम था। मैथोडोलॉजिकल मिसमैच से पास्ट कंपैरिजन डिफिकल्ट हो गए हैं। अब मुझे एक चीज और बताओ। 10 लोग हैं। 10 लोग में से एक व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं 1 करोड़ महीना कमा रहा हूं, है ना? एक व्यक्ति जैसे मान के चलो कि 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। एक व्यक्ति मान के चलो कि 90 लाख प्रति महीना कमा रहा है। तो कितने हो गए? 2 करोड़ हो गए। या चलो दो 2 करोड़ मान लो, 3 लोग मिलकर 2 करोड़, 10 लोगों में से 3 लोग मिलकर 2 करोड़ जो है वो कमा रहे हैं। बाकी 7 लोग कुछ भी नहीं कमा रहे। जो कुछ भी नहीं कमा रहा ना, उसकी एवरेज इनकम भी जो है वो कितनी निकल के आएगी, कोई बता सकता है? 20 लाख रुपए। भाई 10 लोग हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, 3 लोग 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो एवरेज इनकम एक व्यक्ति की भी 20 लाख रुपए निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बताइए। कौन? यस। तो ये तो दिक्कत वाली कहानी है भाई। अगर इसको नेशनल इनकम के साथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसलिए रियल टाइम डेटा कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेन पॉइंट इस प्रकार के। इसलिए तो बोला कि सर्वे ऑफिसर, कि सर्वे करना, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप परचेजिंग पावर पैरिटी तो निकाल लोगे, वो एवरेज के तौर पर निकलेगी, और एवरेज के तौर पर फिगर्स जो है वो एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो फिगर्स एक्यूरेट करने के लिए लोकल एरियाज पर इंडिविजुअल सर्वेस करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर चीजें बेटर हो पाएंगी। दैट्स इट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। थोड़ा सा मैंने इस टॉपिक में टाइम लिया, पर जो काम की बातें थी वो आंकड़े कुछ जो मैंने भी आपको बताया, बस वही ही आपको जो है वो ध्यान में रखना है। और इंडिया के बारे में एक आइडिया होना चाहिए कि इंडिया का जो है वो डाउन हुआ है, ये अच्छी बात भी है और हालांकि ये चिंता वाली बात भी है। चलिए, अब जो टॉपिक है बड़े ध्यान से सुनना। एक आईएएस ऑफिसर 10 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और ये सिर्फ पहली किस्त थी 20 लाख की। यानी कि टोटल 20 लाख का हुआ था, 10 लाख एडवांस, 10 बाद में काम होने के बाद। तो क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल का फॉल्ट है या सिस्टम का फेलियर है? ओडिशा के अंदर
2021 बैच का एक आईएएस ऑफिसर सब कलेक्टर के पद पर तैनात था। उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ओडिशा कैडर में मेरा एक दोस्त भी है, सोमेश उपाध्याय। वो कुछ समय पहले कलेक्टर की रैंक में था, पता नहीं कौन सी रैंक पे है, कौन सी डिपार्टमेंट में, बहुत दिनों से बात नहीं हुई उससे। सोमेश 2017 बैच का ऑफिसर था। 2017, ये 2021 बैच का एक ऑफिसर। देखो क्या होता है यार, करप्शन करना और नहीं करना, बताए, एक इंडिविजुअल की दिमाग में रहता है। आपकी ईमानदारी कितनी है ना, वो आपका कैरेक्टर जज करेगी। और जिस दिन आपने, मैं तो देखता हूं ना, मैं तो काफी सारे लोगों को देखता हूं, और जिस दिन आपने किसी से भी पैसा ले लिया ना, चाहे करप्शन का हो चाहे किसी भी चीज का हो, आप हमेशा उस व्यक्ति से फिर दब के चलोगे। तो लाइफ में भाई, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ कि कभी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना। क्योंकि एक बार आप इन्वॉल्व हो गए ना, पहली चीज तो आपकी इमेज गई। क्योंकि ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट को नहीं पता, डिपार्टमेंट में सभी लोगों को पता होता है। सीन ये है कि आप कितने लोगों का पेट भर रहे हैं, कितने लोगों को खुश रख रहे हैं फिर। और उसमें फिर आप सो नहीं पाओगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे ऑफिशियल को, डरते रहते हैं दिन भर कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, और ऐसे पैसे को। अब ये 10 लाख रुपए क्या होता है 10 लाख में आज की रेट में? इज्जत तो गई ना भाई। और सिर्फ इसकी नहीं, इसके माँ बाप की भी गई। तो ये पैसा एक बिजनेसमैन से लिया था ताकि उसके बिजनेस यूनिट के अगेंस्ट एक्शन ना हो। ऑफिसर के अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर कार्रवाई चालू हो गई। हमेशा याद रखना, कभी तुच्छाई मत करो। कमाने का मन है तो अपनी फैमिली मेंबर को कमवाओ। आप जिस पोजीशन पे बैठोगे ना, वो पोजीशन में लीगल तौर पे कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत होती है। बहुत। आपको पॉलिसीज के बारे में पहले से आइडिया रहते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले से आइडिया रहते हैं। तो ये इंटरनल जानकारी आप अपने फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाकर प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। करते काफी सारे लोग करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है भाई, नॉर्मल सी चीज है भाई। आप कोई लीगल काम तो कर नहीं रहे। हाँ, बट आपको, यस, आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप उसका बेनिफिट उठा रहे हो, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन उठाते हैं। राइट, जब आप, टेंडर भी है, आपको पता होना चाहिए, आपको पहले से पता होता है कि भाई कौन सा टेंडर कितने रेट में जो है वो पास होगा। आपने अपने फैमिली मेंबर से उतने रेट के टेंडर भरवा दिए जो मैच कर जाए और जो सेलेक्ट हो जाए। बट हाँ, मेक श्योर कि अगर सरकार के लिए कोई आपकी यूनिट काम कर रही है तो वो बिल्कुल फेयर रहे डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि आजकल चीजें बहुत पहले ऐसी नहीं बची अब, कि भाई काम हो जाएगा, कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी की आप पे नजर पड़ी ना, किसी ईमानदार की, तो वो फिर बैंड बजा देगा आपकी। तो इसलिए हमेशा अपने आप को लीगल रखो। क्योंकि जब इंसान लीगल होता है ना, उसको किसी चीज का डर नहीं होता। बट जहां इंसान कोई लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है ना, तो डर रहता है उसको। ये चीज आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व कर लेना। जहां आप कभी भी, होता है, सभी लोग के साथ होता है भाई, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोग के साथ भी होता होगा। छोटी से छोटी चीज ले लो आप। बचपन में भी जब आपने एक बार जब झूठ बोला होगा ना, तो आपको उस समय डर होगा कि यार कहीं पता ना लग जाए, या इवन दोस्त के साथ ही, फिर उसको झूठ बोल दिया कि गलती से उसको पता लग जाए तो कितना बड़ा गिल्ट होगा। होता है ऐसा, छोटी छोटी बातें। तो उसमें आप डरते हो कि यार उसको पता ना लग जाए। क्यों? मतलब आप गलत कर रहे हो इसलिए आप डर रहे हो। बट आप गलत नहीं करोगे ना, तो आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। कि हम देख लेंगे यार, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप गलत नहीं हो। ये पकड़ा गया, ओडिशा गार्डर का एक ऑफिसर। पकड़ाया भी इसलिए, अब 2021 में नया नया ऑफिसर आया भाई, सिस्टम को समझा ही नहीं तुमने, तुम साले करप्ट करप्ट बन रहे हो हैं। 2021 बैच का है ये। मतलब 2022 में इसका सिलेक्शन हुआ होगा, और मतलब 2022 में रिजल्ट आके सिलेक्शन हुआ होगा। 23-24 जो है वो उसकी प्रोबेशन ट्रेनिंग जो है वो चली होगी, और लो भाई, अभी डिपार्टमेंट में घुसते सही थी इसने घूस लेना शुरू कर दिया। थोड़ा सिस्टम को तो समझ आता। कभी कभी लगता है भाई कि लोग क्या करते हैं यार, कि नई नई पावर आई नहीं कि बिल्कुल चौड़ हो गए। इसको ज्यादा जल्दी थी लगता है पैसे कमाने की। तो मुझे लगता है ये पहला दूसरा इसका वो होगा एक्ट, कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं। सुन लिया हुआ उसने किसी से कि यार यहाँ पे तो बहुत चलता है, तो उसने कर दी। और होना हो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, गारंटीड उस बिजनेसमैन ने इसकी लंका लगाई है। जिसने उसको 10 लाख रुपए दिए है ना, उसने इसी के खेल कर दिए कि अच्छा बेटा मुझसे 10 लाख मांग रहा है,
जो बिजनेसमैन 20 लाख रुपए देने की औकात रखता है ना, जो डील करता है, उसने देखा होगा नया नया बच्चा है अभी तो, आओ खेले। क्योंकि बेवकूफ नहीं हो बिजनेसमैन जो 20 लाख रुपए रिश्वत पे दे रहा है। समझ रहे हो आप? अब आप गेम समझ गए होगे। यही गेम बॉस आप लोग को समझना है फील्ड में। क्योंकि जो आपको पैसा देके खरीदेगा ना, तो वो दूसरे को भी खरीद के आपकी लगा सकता है लंका। हमेशा इस चीज का बात ध्यान में रखना। और कभी सर्विस में किसी समय फंस जाओ तो एक बार मुझे याद कर लेना। आओ चलो बात करें भाई, करप्शन इसका मतलब होता है यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन्स। या पब्लिक ऑफिस का उपयोग कर रहे हो प्राइवेट गेन्स के लिए। अब आप मुझे बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले तो ये भी बताया कि लीगली भी कर किया जा सकता है अगर आपको पहले से इंफॉर्मेशन है तो। यस, आप प्राइवेट गेन्स के लिए कर रहे हो अपने खुद के लिए, क्योंकि आपको जो है वही घूमना है फॉर्च्यूनर में। तो आप सोच रहे हो कि यार आपकी जो पार्टनर है, बीवी है या हस्बैंड है, तो वो थोड़ा अच्छा बिजनेस जो है वो कर ले। अब जैसे भाई नॉर्मल सी चीज है यार। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल सरकार जो है वो आज की डेट में फिशरी सेक्टर्स के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है सरकार की। अब आपको वो जानकारी, आपको नॉलेज है, आप अपने फैमिली रिलेटिव को बोल सकते हो कि भाई गो थ्रू दिस वे। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आज की डेट में आप एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, मतलब इन फ्यूचर, तो आप अपने फैमिली मेंबर में जो नया बच्चा पैदा होगा या जो बच्चे अभी छोटे हैं, राइट, तो उनको आप क्या एडवाइस करोगे कि बेटा या बेटी तुम इस तरीके से चलो, एनसीईआरटी कवर करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, एडवांस बुक्स पे जाओ, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, है इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाओ तो तुम आईएएस बन जाओगे। द सेम वे, लाइक दिस ओनली, कि अब यू हैव द नॉलेज कि सरकार की स्कीम इस तरीके से ऑपरेट करती है, तो आप उनको चैनल दिखा दोगे। नॉर्मल सी चीज है ना भाई, इसमें क्या। और दूसरी बात यह है कि आप उस पोजीशन पे बैठे होगे कि किसी की औकात नहीं होगी आपके रिलेटिव से रिश्वत मांगने की, क्योंकि आप खुद ही सिस्टम का हिस्सा हो। समझ रहे हो? तो उसके उसमें सब चीजें फिर जाहिर हो जाती हैं, क्योंकि एक बार वो बोलते हैं ना कि एक बार अधिकारी तो बनो, आपकी सातों पुश्तें बैठ के खाएंगी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दिमाग होता है उस व्यक्ति के पास, और वो सिस्टम समझ जाता है, और जब वो सिस्टम समझ गया तो उसको पता है कि कैसे चीजें आसान हो जाएंगी जो कॉमन मैन को नहीं पता होता। दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। और उसमें कोई चीज इलीगल नहीं है, क्योंकि आप यहां पर करप्शन नहीं कर रहे हो, आप यहां पर गवर्नमेंट रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। आपके पास नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें क्या गलत है? इसलिए मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, क्योंकि ये चीज आपसे पूछी भी जा सकती है, या आपके दिमाग में ये चीज हो सकती है कि यार ये ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको भी गलत कहा जाएगा, इसको गलत नहीं कहा जाता, बिकॉज यू आर पासिंग द इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर, कोई अननोन भी। आप तो उसको चीज बता रहे हो ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में मैं आया, मैंने आपसे बोला कि सर या मैडम मुझे वो एक टेंडर जो है वो अपना फाइल करना है, तो आप प्लीज मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आप क्या बोलोगे? देखो यार, हमारी जो गवर्नमेंट है वो आज की डेट में टारगेट कर रहे हैं हम लोग कि हमें इसमें जो सेमी कंडक्टर्स हैं उसमें हमें प्लांट्स क्रिएट करना है। तो अगर आपके पास जो है 50 लाख की फंडिंग है, तो आप जो है वो सेमी कंडक्टर प्लांट जो है स्टैब्लिश कर सकते हो, और उसके लिए ये टेंडर जो है वो डाल दो। तो आपको जो है वो सरकार की तरफ से सब्सिडी जो है वो मिल सकती है, और हम आपको प्रोजेक्ट दे देंगे। कम ऑन, क्या इसमें गलत है कोई चीज? नहीं। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। करप्शन से यार भाई सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो टूट जाता है सिस्टम से। होता है ना भाई, ये पुलिस वाला अगर रोक रहा है, राइट, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपके पास आरसी है, सब कुछ है, वो फिर भी लगाए कि नहीं नहीं ये भी चेक कराओ या इंश्योरेंस के पेपर दो। अच्छा, पीयूसी नहीं है तुम्हारे पास? वो ढूंढ ही रहा था। वो आपसे पीयूसी का चालान नहीं लेगा, वो आपको बोलेगा साइड में ले आके 100 रुपए दे दो, लाओ। क्योंकि उसको 100 200 रुपए चाहिए। तो पब्लिक क्या बोलती है? ये साले लूटने के लिए बैठे हैं। बोलती कि नहीं बोलती? कमान। तो पब्लिक का ट्रस्ट सिस्टम पे खराब हो रहा है कि पुलिस वाला अगर रोक रहा है तो पब्लिक घबरा जा रही है कि अरे यार ये साला फंस गए। क्यों रोक रहे हैं? पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पुलिस अगर रोक रही है तो दैट मीन्स फॉर द सिक्योरिटी, कि रुको रुको रुको, आगे मत जाओ। यहां पर लोग, पुलिस रोकती तो लोग साइड, थोड़े स्मार्ट जेंजी होते हैं ना, वो बड़े साइड से जो है वो गाड़ी निकाल के भगा लेते हैं।
अब पुलिस रोक रही है, कह रहे हैं आगे बिल ब्रिज टूटा हुआ है भाई। अब ये व्यक्ति जो है वो बड़ी स्टाइल से बोल रहा है कि हाँ सर मैं रुक रहा हूँ, और स्टाइल में ले गया गाड़ी। और म्यूजिक बज रहा है पीछे से, राव साहब के हैं, और आगे जाके पुलिया के नीचे। ये भी हो सकता है ना भाई। सिस्टम करप्शन फ्री बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एथिकल टॉपिक है ये। अलग अलग फॉर्म होते हैं करप्शन के, ये एथिक्स में आप पढ़ोगे। जीएस पेपर 4 लिखने की जरूरत नहीं। एक होता है ब्राइबरी, जैसे ओडिशा आईएएस ऑफिसर ने 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी कि ला दो पैसा तो भाई। एक दूसरा जो होता है वो एम्बेजलमेंट होता है, पब्लिक फंड को प्राइवेट यूज किया के लिए यूज करना। एग्जाम्पल, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, हैं, आपके पास फंड आया कि लो भाई ये 10 करोड़, आपको ये फलाना प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो आपने बोला यार अभी 10 करोड़ तो एकदम से लगना नहीं है, हैं, एक काम करता हूँ, इसको रहे वो म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, है 10 के 15 बना लेता हूँ, और मेरा फायदा हो जाएगा। तो मतलब व्हाट यू आर डूइंग, आपको जो पैसा जिस पर्पस के लिए दिया गया है आप उसका इन्वेस्टमेंट अपने प्राइवेट गेन्स के लिए कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। कि आपने अपने अकाउंट में डाल लिया, उससे आप फायदा जो है उठा रहे हो, है इंटरेस्ट जो है वो गेन कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। तो इसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। एक होता है नेपोटिज्म, रिश्तेदारों को जॉब और कॉन्ट्रैक्ट देना। थोड़ी देर पहले यही मैं आपको समझा रहा था, बट इट जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ दैट डजंट कम अंडर नेपोटिज्म, है ना, उसके तरीके होते हैं। मैंने आपको बोला ना कि आपको कमाना है, मेरे पास आओ बनने के बाद, देन आई गोइंग टू हेल्प यू विद दैट, और वो भी लीगली। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो इलीगल होगी, है ना, बिल्कुल लॉयर को बैठा के करवाएंगे आपके साथ चीजें, टेंशन क्यों ले रहे हो। प्रोजेक्ट बिना टेंडर, देखो लिखा ना, प्रोजेक्ट जब बिना टेंडर के फैमिली को रहवा, देखो लिखा है ना विदाउट कॉम्पिटेटिव बिडिंग, यहीं पर गेम है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉम्पिटेटिव बिडिंग होगी, बट टेंडर आप ही का पास होगा, फिर क्या बोलते हो। ये भी होता है भाई, सब होता है। सिस्टम में घुसकर सिस्टम को समझना जरूरी है, और उसको लीगलाइज बनाना जरूरी है। बनाना मतलब अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो कर सकते हो, देयर आर मेनी थिंग्स, बट किसी के साथ गलत नहीं करना लाइफ में। बस मेरा एक ही सिर्फ सजेशन होता है, आपको लग्जरी चाहिए यार, दबा के लग्जरी लो, बट ऐसा कोई काम मत कर देना यार कि जिसके कारण आपको आगे चल के गिल्ट हो, कि आपकी एक गलती की वजह से किसी बेगुनाह की लाइफ जो है वो खराब हो जाए। क्योंकि होता है कई ऑफिसर्स ऐसी गलती कर देते हैं अपने बेनिफिट के लिए, जिसमें काफी सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा वो काम कभी मत करना अपनी लाइफ में। कमाना है, कमाने के 100 तरीके हैं यार, आजकल तो और भी बढ़ गए। एक बार जैसी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस दिन तुम इस एग्जाम को निकालोगे, उस दिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लिखकर, अगर आपकी टॉप 10 रैंक आ गई ना, टॉप 10 रैंक, तो जिस दिन सिलेक्शन होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम 25 लाख के ऑफर होंगे आपके पास, 25 लैक्स। करप्शन नहीं, कोचिंग वालों के। कि प्लीज ये बोल दीजिए कि आपने हमारी कोचिंग से पढ़ाई करी है। मेरे पास भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने बताया था, इनके पास आए ऑफर, मैंने बोला ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप तो गलत एडवाइस कर रहे हो, सामने वाले की स्थिति बहुत खराब थी उसके घर परिवार की। तो मैंने बोला यार सामने वाला देने के लिए बोल रहा है तो बोल देना कि हाँ भाई पढ़ा था, अच्छा पढ़ा था, ये वो, ठीक है। और दूसरी चीज मैं दूसरे स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि पोस्टर देखकर अगर घुस रहे हो कोचिंग के अंदर तो सबसे बड़ी मूर्खता ही कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये आपको इंश्योर करना है कि जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो उसकी पढ़ाई गई चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, है कि नहीं। तब चीजों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, सीक्रेट टाइप ऑफिसर्स और बिजनेसमैन के बीच में जब कई बार हो जाता है ना, ये लोग मिली भगत जो है वो करके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो खा जाते हैं। रोड बनाने के लिए बोला है कच्ची, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि साहब कम माल डालते हैं, काम जो है वो हो जाएगा, फोटो वोटो खींच लेंगे, फिर आप जो है वो पास कर दो, हमारा बिल पास कर दो, हमारा पैसा आ जाए, अपन बांट लेंगे। इनने बना दिया, क्या हुआ, ब्रिज टूट गया। वो देखी थी ना, वो कौन सी पिक्चर थी यार, खट्टा मीठा थी क्या, कौन सी थी, कॉन्ट्रैक्टर टिचकुले, अक्षय कुमार की थी ना पिक्चर। ऐसी चीजें होती है भाई, बहुत ज्यादा होती हैं। आइए, कारण क्या है करप्शन का। सबसे पहली चीज तो 2024 लोकसभा इलेक्शन में 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा हुआ था। जब बंगला, हम लोग ये करप्शन की लैंग्वेज में बोलते हैं बंगले ने पैसा खाया है। 50%, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम कराना है,
तो उसमें अगर 50 लाख रुपए लग रहे हैं ना, तो कम से कम 30-40 लाख रुपए बंगला ले जाता है, मतलब मिनिस्ट्री, या जो मिनिस्टर मंत्री होगा जो, क्योंकि उसने भाई जीतने के लिए खर्च किया है। तो मेन तो हाथ उसी के पास है हर चीज का। कमान, कोई भी प्रोजेक्ट जब बनेगा, तैयार होगा, तो मेन सबसे ऊपर वही बैठा हुआ है। उसके बाद पूरे अधिकारी आएंगे, उसके बाद आप लोग आओगे। तो बोलते हैं ना कि नीचे से लेकर ऊपर तक सबका कट डिसाइडेड है। वो कहा नहीं आता कि रोड पे अगर पुलिस रोक रही है, 200 रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं, तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो आईजी तक भी पहुंचता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सिस्टम कई बार इस तरीके से भी काम करता है, जो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल। बट हाँ, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर स्ट्रिक्ट है, जैसे आप बैठे हो भाई, आप हो आईजी पोजीशन पे, डीएसपी पोजीशन पे, आपने बोला नहीं लूंगा। अब ऊपर से आपके वाले ने, आपके एसपी ने आपको फोर्स कर दिया। अब आप डीएसपी हो, आपके एसपी ने फोर्स किया कि भाई लेना पड़ेगा, आप नहीं ले रहे हो। एट दी एंड बताओ क्या होगा, आपको लाइन अटैच कर दिया जाएगा। लाइन अटैचमेंट का मतलब होता है कि आपको जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर में जो है वो अटैच कर दिया जाएगा। सिटिंग जॉब, फील्ड जॉब से आपको हटा दिया जाएगा। उसको रखा जाएगा जो उसकी बात सुने, जो उसके लिए पैसा इकट्ठा करे, करप्शन करे। होता है ऐसा सिस्टम में, ये चीज होती है। जब घुसोगे ना सिस्टम में तब पता लगेंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो। मेन चीज, इस खबर की जानकारी जब होगी आपको, इसके नेक्स्ट टॉपिक ही जो आ रहा है ना, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ये जो लिखा है, ये वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइल जो है वो नीचे से ऊपर तक पहुंचाने में हर डेस्क में पैसा लगता है, हर पोस्ट में पैसा कटता है। बट अगर आपका लाइन अटैचमेंट हो गया ना, तो भी खुश रहना। क्यों? क्योंकि उस लाइन अटैचमेंट को काफी सारे ऐसे बड़े अधिकारियों ने देख लिया है, जो उस एसपी के भी ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी नजर अब आपके ऊपर आ गई है कि यार ये खाता नहीं है, ये करप्टेड नहीं है। तो जब आपका रिकॉर्ड क्लीन रहेगा ना, और आप ऑनेस्ट रहोगे, एफिशिएंट रहोगे, अपना अगर डेस्क जॉब भी अगर आपको मिली, उसको भी ईमानदारी से प्रॉपर एंथुजियाज्म के साथ करोगे, और सोशल मीडिया तो आजकल है ही, इफेक्टिवली जो है वो पब्लिक, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है, पब्लिक वेलफेयर का काम करना है। तो जब आप उन सब चीजों में एक्टिवेटेड रहोगे ना, तो कोई ना कोई आपको देख रहा होगा, आपकी प्रोफाइल को। और फिर इसके बाद आपको मिलेगी इंटेलिजेंस जॉब। कभी पढ़ना अजीत डोभाल साहब के बारे में, आपको पता लगेगा। आईपीएस बने थे वो, और उस पोजीशन से लेकर आज की डेट में हमारे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो वहां तक पहुंचना पहुंचना मतलब ईमानदारी का गेम होता है। हर किसी टुच्चे सड़क छाप को, जो 2 4 5 10 करोड़ में बिक जाए, उसको इतनी ह्यूज पोजीशन नहीं मिलती। ईमानदारों को ह्यूज पोजीशन मिलती है। तो ईमानदारी रखो अपने अंदर आज से, कि नहीं भाई चाहे कुछ हो जाए। और अगर आज से क्या छोड़ो, अगर मैंने देखा है कैसे भी लोग मिले मिले थे मुझे, कलीग्स थे मेरे कुछ, कि क्यों कर रहा है भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी, और दहेज चाहिए यार इसलिए कर रहा है। जब तुम्हारी सोच ही टुच्ची है 2 कौड़ी की, तो तुम वो ऑफिसर बन ही नहीं पाओगे। एनीवेज, फिर हमें देखने को मिलता है भाई कई बार सैलरी का, ये तो घटिया, ये कभी मत बोलना अपनी लाइफ में, है ना, कि ऑफिशियल्स की जो है वो लो पे ग्रेड है इसलिए उनको ब्राइब लेनी पड़ रही। जो बोलेगा ना ये, उसको तमाचा मारना खुल्ला रख के कान के नीचे। कि जो बोले ना कि "अरे भैया हमारी तो सैलरी कम है, इसलिए लेना पड़ता है, क्या करें"। अबे जब तूने एग्जाम लिखा था, तब तुझे नहीं पता था कि तुझे कितनी सैलरी मिलेगी? पता था ना? तो क्यों दिया? दुकान खोल लेता। नहीं, नहीं आता जॉब में, नहीं आता सर्विस में। जब तुझे पता है कि भाई तेरे को करनी है हवलदारी, और तेरे को उसके लिए जो है वो इतनी सैलरी मिलेगी, ये पर्क्स हैं, ये अलाउंसेस है, पहले से पता होता है ना भाई। आप आज की डेट में एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है पे स्लैब, पर्क्स, अकोमोडेशन, सब कुछ। क्यों करी? क्योंकि तेरी नियत ही खराब थी। तो दिस इज नॉट द पॉइंट, ये पॉइंट कभी मत लिखना ऐसे, ये वाले पॉइंट यूज नहीं करना आप। यही तो डिफरेंस है। मेरी क्लास में मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या यूज करो क्या नहीं करो, क्योंकि ये कर दोगे तो फिर गेम आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। कि नियत में जिसकी खोट होती है ना, वो खराब ही होता है। वो हर चीज में दिक्कत जो है वो क्रिएट करेगा। उसकी अगर हाई सैलरी भी होगी ना, तो भी बोलेगा अच्छी बीवी चाहिए थी, मिल नहीं पाई, इसलिए क्या करें साहब, पैसा लेना पड़ रहा है।
है कुछ भी। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी केसेस हैं कि खुश नहीं है हम लाइफ पार्टनर से, इसलिए हम करप्शन कर रहे हैं, जिससे कि हमें और पैसा मिले। और समझ जाओ बात है। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अगर जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो बेवकूफ नहीं बनता, और उसको बेवकूफ बनाया भी नहीं जा सकता फिर। अगर पुलिस वाला अगर रोक रहा है, और अगर आपने स्ट्रिक्टली जो है उससे बात करना शुरू किया ना, आप ज्यादा स्ट्रिक्टली भी मत करना, पता लगे वो फिर अच्छे से ही फिर आपको जो है वो ले ले, क्योंकि उनके पास इतने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ना, कि वो किसी ना किसी चीज में फंसाना चाहे तो फंसा सकी सकते ही हैं। कुछ भी निकाल के, कोई भी ट्रैफिक लॉ निकाल के, या कुछ भी, अगर गाड़ी में फंसे हो आप, कहीं पे भी रुके हो, तो कोई ना कोई तरीका होता है। तो इसलिए जब तक ऑफिशियल ना बनो तब तक ट्राई टू इग्नोर, है ना, कि अगर कोई रोके भी तो प्यार से बात करोगे, सर सर, प्यार से बात करोगे सब चीज होगी। डरना नहीं है, एक डर होता है, एक प्यार से बात करने वाली चीज होती है। अगर आप डरोगे तो लोग आपको डराएंगे। दिस इज द गेम। तो ओडिशा विजिलेंस ने एक आईएएस ऑफिसर के घर 57 लाख कैश भी पकड़ा है भैया। देखो आप, ये गवर्नमेंट इस तरीके से भी ऑपरेट जो है वो करती है। ई टेंडरिंग, डीबीटी, पीएफएमएस, डायरेक्ट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना, जो कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जो है वो जाएगा। तो इससे मिडिल मैन और ये सब करप्शन को जो है वो रोक दिया गया है। तो ये सब चीजें, तो डिजिटलाइजेशन से चीजें हो सकती है, बट उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। चलिए, ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ये कपड़ा उद्योग से रिलेटेड टॉपिक है, लिखने विखने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर 45 मिलियन लोग काम कर रहे हैं ये कपड़ा सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, अपरेल सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। अब फिर भी ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर सिर्फ 3% ही है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्या सोल्यूशन है, ये सिर्फ सुनो आप ध्यान से, है ना। दिमाग में रखो, कपड़ा उद्योग की यहां पर बात हो रही है, टेक्सटाइल, कपड़ा पहन रहे हो उसकी बात हो रही है। इंडिया का शेयर पूरे दुनिया भर के जो अपरेल ट्रेड जो है, कपड़े का ट्रेड जो है, उसमें सिर्फ 3% है। इस सेक्टर में 45 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 2.3% है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 40 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हो। ये गवर्नमेंट का टारगेट जरूर डाल देना कपड़ा उद्योग में। सॉरी, ये सरकार का टारगेट है, बट बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है इसकी भाई। तो कैसे टारगेट पूरा होगा? अरे यार, भीग गया तो बहुत छींक आ रही है। अब सुनो, अगर आप नीति आयोग में पॉलिसी एडवाइजर होते तो कौन से 2 स्टेप्स लेते इस एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, कपड़ा सेक्टर के, कपड़ा उद्योग में अगर आपको एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। क्योंकि अभी देख रहे हो आप कि हमारा शेयर जो है वो पूरे उसमें कम है। आप क्या करते? आप अगर नीति आयोग के अगर पॉलिसी एडवाइजर होते तो आप क्या बताते कि भाई हम क्या करें जिससे एक्सपोर्ट बढ़ जाए? तो 2 चीज बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब सुनो, पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि कपड़ा उद्योग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। भैया पहली चीज, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड कराता है सेक्टर, वो है टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़ा उद्योग। 70% वर्कफोर्स जो है इस उद्योग में महिलाएं हैं। वो महिलाएं हैं तो दैट मीन्स कि आप जेंडर पैरिटी पर काम कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करवा सकते हो इस सेक्टर के जरिए सिर्फ। कॉटन के गारमेंट्स तक मल्टी स्टेप वैल्यू चेन हम लोग को देखने को मिलती है। मल्टी स्टेप वैल्यू चेन यानी कि इस सेक्टर से हर एक को जो है वो फायदा मिलता है। देखो, 70% वर्कफोर्स महिलाओं की है। नेक्स्ट, फिनिश्ड गारमेंट्स जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो और रेवेन्यू प्रोवाइड कराते हैं रॉ रॉ टेक्सटाइल से। यानी कि अगर आप सोचो कि कॉटन को एक्सपोर्ट करो और वहीं कपड़े को एक्सपोर्ट करो, तो आपको ज्यादा फायदा किस में मिलेगा? एक शर्ट को एक्सपोर्ट करने में या कॉटन को एक्सपोर्ट करने में? रॉ कॉटन को, ऑब्वियसली शर्ट को। स्पिनिंग, डाइंग, लॉजिस्टिक, केमिकल, मशीनरी, ये सब भी तो ग्रो करती हैं, क्योंकि कपड़ा बनने में कितनी सारी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं। 10% इंक्रीज हर नेक्स्ट प्रोसेस में हो जाता है। तो वैल्यू चेन ऐड हो रही है, बढ़ रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप अलग कितने सारे एरियाज में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करा सकते हो। तभी तो बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पर ये वाला सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट,
सरकार की स्कीम बस जान लो, ये स्कीम के नाम लिख लेना। पीएम मित्र पार्क, 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स हैं। फिर ROS CTL स्कीम एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये बेसिकली स्कीम जो है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पर रिफंड जो है वो प्रोवाइड कराती है। चाइना की ऊपर ही बेस्ड हमने इस चीज को जो है बनाया था, उसके मॉडल के ऊपर बेस्ड किया, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं तो रिफंड जो है वो मिल जाएगा ड्यूटीज में। फिर एक समर्थ स्कीम स्कीम है, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है, स्किल ट्रेनिंग के लिए है, समर्थ स्कीम। ये भी लिख लीजिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को भी ग्रो करने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिली है। 80% से ज्यादा जो यूनिट्स हैं, ये प्रॉब्लम्स है भाई, MSME है, छोटे हैं भाई, काफी छोटे उद्योग हैं, 80% से ज्यादा। इसकी हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगती है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। इंडिया में लोन पर इंटरेस्ट 9% है। चाइना के अंदर 3.5% लोन पर इंटरेस्ट लगता है। वियतनाम में 4.5% लगता है। हमारे यहाँ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो लोग इसमें फिर जा नहीं पाते हैं। लेबर लॉस भी प्रॉपर नहीं है ना, सप्लाई चेन में कई बार जो है वो डिले हो जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है। एक शाही एक्सपोर्ट करके है, केस स्टडी है, वीडियो को पॉज करके बस इसको एक बार जो है वो रीड कर लेना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस दैट्स इट। कपड़ा उद्योग से रिलेटेड ये वाली चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई दिल्ली के ट्रैफिक में आप 8% समय बिताते हो, एग्जाम्पल, लेकिन उससे आपकी डेली पॉल्यूशन एक्सपोजर का 33% होता है। मतलब कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है कि दिल्ली में सांस लेने का मतलब, जो व्यक्ति नॉन स्मोकर है ना, वो नॉर्मल स्मोकर से भी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। IIT खड़गपुर ने बनाया है एक रेवोल्यूशनरी ऐप जिसका नाम है ड्रम, जो आपको पॉल्यूशन फ्री रास्ता दिखाता है। तो ये उसी एप्लीकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, ड्रम। तो पहली चीज तो ये लिख लो, ड्रम, इसका फुल फॉर्म लिख लो। ये एक एप्लीकेशन है, ड्रम ऐप, डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। इसको IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने बनाया, तो IIT खड़गपुर देख लेना, इसके द्वारा बनाया गया है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रियल टाइम ट्रैफिक प्लस एयर क्वालिटी डेटा इंटीग्रेट इन्होंने कर दिया है, कि भाई ट्रैफिक कितना है और एयर क्वालिटी का डेटा जो है वो क्या है। तो ये देखो, ये चीज लिख लेना, ये दो चीजों को इन्होंने एक साथ इस एप्लीकेशन में रख दिया है, कि आपको पता भी लगे कि भाई आपको ट्रैफिक में कितना समय लग सकता है। जैसे गूगल मैप नहीं बताता आपको कि भाई ट्रैफिक है और समय ज्यादा लगेगा, इस रूट का इस्तेमाल करो, समय कम लगेगा। देखा होगा कभी आपने नेविगेशन करते समय। तो वैसे ही एयर क्वालिटी भी इसमें शामिल कर दी है इसने, बताएगा कि भाई इतनी देर तक रहोगे तो क्या हालत आपकी होने वाली है। ये बेसिकली महंगी गाड़ियां जो होती है ना, मर्सिडीज वगैरह की, तो मैंने देखा था, मैंने कौन सी थी यार वो, मर्सिडीज की कोई सी क्लास थी यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा। बहुत शानदार गाड़ी थी वो, एक फ्रेंड की थी मेरे, फ्रेंड भी नहीं मतलब म्यूचुअल था एक कोई, तो वो जो है वो लेकर आया था। 320D थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बड़ी थी, मतलब SUV टाइप, अच्छी गाड़ी थी। और 1,30,00,000 के अराउंड की आती है वो, बता रहा था वो। तो वो उस गाड़ी के अंदर वो सिस्टम था। मतलब ऐसा था कि आप पोल्यूशन जो है, आप अंदर बैठे हुए हो, आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी के अंदर पोल्यूशन कितना है, गाड़ी के बाहर कितना है। उसके अंदर कुछ एयर फिल्टर्स भी लगे हुए थे। तो वो बता भी रहा था कि देखो गाड़ी अपने यहाँ पर बाहर देखो, यहाँ पर इतना पोल्यूशन दिखा रहा है ना। अब देखो जैसे ही मैं विंडो को खोलूंगा, देखना यहाँ पे अंदर वाला पोल्यूशन भी बढ़ने लगेगा। तो बहुत शानदार सिस्टम था उसका। महंगी भी है भाई, 1,40,00,000 की गाड़ी है। लग्जरी आया है क्या, तो था भाई, पूरी मसाज दे रही थी भाई, बॉडी बॉडी में अंदर रोलर्स थे उसके, बहुत बेहतरीन थे। हॉट कर दो, कोल्ड कर दो उसको, ना जाने क्या क्या तो चीजें हैं भाई। बट ये सब चीजें, ये सब लग्जरी तब मिलती है जब आप एक औहदा अचीव करते हो। मिलेगी आपको भी, बहुत जल्दी मिलेगी। उसके लिए बस मेहनत करते रहो। अब समझो मेरी बात ध्यान से। अब इसमें 5 रूट के ऑप्शन दिखाता है ये ड्रम। ये एप्लीकेशन आप ओपन करोगे ना, ड्रम, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें करेगा ये देखो। पहली चीज तो ये बताएगा कि भाई आपके लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, कि जल्दी कैसे पहुंचोगे एक जगह से दूसरी जगह। ये मतलब, और फास्टेस्ट रूट, एक शॉर्ट होता है कि कम डिस्टेंस वाला, और एक बोलेगा शायद ज्यादा डिस्टेंस का हो बट फास्ट चले जाएगा, रोड अच्छा है, खाली रोड है, तो वैसा बता देगा। एक बताएगा आपको कि लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन है, यानी कि इस रोड से जाओगे आप
तो आपको ज्यादा खांसना नहीं पड़ेगा। दूसरा बताएगा लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट, कि भाई इधर से आओगे तो आपका पेट्रोल बचेगा, फ्यूल बचेगा। एक बताएगा आपको कि सजेस्टेड रूट, यानी कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। ये 5 चीजें बताएगी एप्लीकेशन। और दिल्ली का एग्जांपल लें हम लोग, तो अगर आप लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट पे जाओगे तो यहाँ पर पोल्यूशन एक्सपोजर 50% कम मिलेगा आपको, लेकिन ट्रैवल टाइम हो सकता है कि 40% ज्यादा हो, यानी कि आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़े, बट आपके फेफड़े जो है वो सही रहेंगे। साउथ दिल्ली में आप जाओगे तो आपको 28% आपका हो सकता, क्योंकि गाड़ी में ब्रेकिंग ज्यादा लगेगी आपकी, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा एनर्जी, अच्छा 28% एनर्जी सेव होगी साउथ दिल्ली के अंदर, बचेगी आपकी, क्योंकि आप स्पीड जो है वो आपकी सही बरकरार रहेगी, क्योंकि वहां पे वो नहीं है ना। साउथ दिल्ली मेरे ख्याल से बहुत पॉश इलाका है दिल्ली का ना। मैं 1 साल तक रहा हूँ, 1.5 साल तक दिल्ली में रहा हूँ, वैसे तो आता जाता रहता हूँ मैं दिल्ली, बट ज्यादा घूमा नहीं यार मैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि मुझे ज्यादा घूमना उन्हें पसंद नहीं है। मैं खुद, वैसे पसंद है कि इंडिविजुअली मैं कहीं लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ, हाईवे पे जा रहा हूँ, वैसे मुझे बहुत पसंद है। बट ऐसे फालतू ही इधर उधर जा रहे हैं, रास्ते नाप रहे हैं, वो चीज मुझे अच्छी लगती है। मुझे डेस्टिनेशन ट्रैवल पसंद है, कि भाई आपको पता है कि आप यहाँ से आप निकल रहे हो तो आपको यहाँ पहुंचना है, तो जैसे भोपाल से निकले दिल्ली पहुंचना है, मस्त गाड़ी चला रहे हैं, बढ़िया दिल्ली पहुंचे। मुझे वैसे चीज पसंद है। ऐसा नहीं कि फालतू बाहर निकले जेब में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, चलो यार देख के आए यार ये क्या है, वो चीज मजा नहीं आती। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एंजॉयमेंट में भी एक पर्पस होना चाहिए, यहाँ ये यहाँ जा रहे हैं तो इस पर्पस के लिए। इसके अंदर डेटा जो है उन्होंने बहुत सारे सेंसर से निकाला है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्राउड सोर्स सेंसर्स भी इसके हैं, ग्राफ हॉपर रूटिंग इंजन, मैप बॉक्स प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। और अभी ड्रम 2 पे भी और भी मशीन लर्निंग का काम जो है वो चल रहा है। तो आप तो बस ड्रम का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, खड़गपुर ध्यान में रखिएगा, बस दैट्स इट। ये 5 रूट ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है, वो चाहो तो ध्यान में रख लो। तो ये काफी अच्छी एप्लीकेशन इन्होंने निकाली है, दैट्स इट। अब ये वाला टॉपिक जो है गाइस, इसमें मैं चाहूंगा कि आप 3-4 चीजों के नोट्स लिखें पहले तो। पहले नोट्स लिख लो, क्योंकि नोट्स ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं। पहली चीज तो ये कॉन्फ्रेंस के बारे में लिख लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना है, यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स तैयार करनी है कि जिन पर अर्थक्वेक का फर्क भी ना पड़े, अर्थक्वेक आए तो वो बिल्डिंग को ज्यादा नुकसान ना हो, है ना, चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज हो, कुछ भी चीज हो। तो समझे आप बात को, भी कोई भी अगर किसी प्रकार की आपदा आ रही है तो हम ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें कि वो रेजिलियंट हो, वो उस पर्टिकुलर आपदा को झेलने लायक बन सके, समझे आप। अब पहली बार ये यूरोप में हो रही है, लिख लेना भैया। मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म लिख दो, ICDRI 2025। इसकी थीम लिख लो, रेजिलियंट कोस्टल फ्यूचर, रेजिलियंट कोस्टल फ्यूचर। इसकी थीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि ये पूरी लिख लेना है, ऐसे लिख लेना ये वाली, ठीक है, शेपिंग अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन। और यूरोप के अंदर होस्ट हुई है ये, पहली बार यूरोप के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। आज आपका टास्क है, आपको CDRI के बारे में पढ़ना है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, GS पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब आपने ये चीज लिख ली, अरे यार ये CDRI का इसमें क्यों इन्होंने यहाँ पर ऐसे दे दिया। यहां तक चीजें जो है वो समझ में आ गई ना आपको, कि PM मोदी ने यूरोप में पहली बार जो है वो ICDRI 2025 कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। थीम मैंने आपको बता दी, शेपिंग अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन। इंडिया ने अपने इनिशिएटिव हाईलाइट किए, जैसे सुनामी वार्निंग सिस्टम, साइक्लोन शेल्टर्स, है ना, और भी काफी सारी चीजें हमने अपने बारे में बताई। अब सुन लो, अब ये यार ये लिखना मत, क्योंकि ये एनवायरमेंट की किताब में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ सुन लो, 2019 में लॉन्च किया था हमने CDRI दिल्ली के अंदर। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें जो डिजास्टर को झेलने लायक हो सके। इसमें 46 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, USA, UK, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये सब इसके सपोर्टर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ये देखो ये सब सपोर्टर्स हैं, ये कंट्रीज। इसके फंक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, इसमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इसको एक बार अलग से जो है वो आप कवर अप जो है वो करना है, बस। तो हम लोग को आज की डेट में, क्योंकि इतनी सारी आपदाएं आ ही रही हैं भाई, सुनामी आ रही है, साइक्लोन्स की इवेंट कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जो इस प्रकार की आपदाओं को झेलने लायक हो।
तो उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस हम लोग को अभी देखने को मिल रही है। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट पर हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं, है ना। डिजिटल रिपोजिटरी पर काम करें, जो भी डेटा वगैरह है, नॉलेज है, बेस्ट प्रैक्टिस है, सब एक जगह पर अवेलेबल हो, राइट। इनोवेटिव चीजों पर काम कर रहे हैं। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पर स्पेशल अटेंशन जो है वो देने की बात की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल तो यही है ना भाई। सी लेवल राइज होगा क्लाइमेट चेंज के कारण, पहले यही डूबेंगे, छोटी आइलैंड्स। यस। अर्ली वार्निंग और कोऑर्डिनेशन सिस्टम को मजबूत बनाने पर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, बस दैट्स इट। अब देखो ये क्वांटम कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है, ये मैं आपको जो है वो कल कवर कराऊंगा। इसमें मुझे कुछ और चीजें जो है वो देखनी है, तो अभी टाइम की थोड़ी सी जो है वो कमी है। और मैंने टाइम की नहीं यार, बेसिकली मैंने क्या इसके बारे में चीजें अभी कवर अप जो है वो करी नहीं है। बट देखो कल के कुछ टॉपिक्स छूट गए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर तो आप 16 फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन का आंसर ये पहले पढ़ा चुका हूँ, फाइनेंस कमीशन। और पॉलिटी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप खुद बताएंगे, वीडियो को पॉज करो अभी कभी और बताओ। कल के दो टॉपिक जो छूटे थे वो अभी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अभी कंटिन्यूटी में मैं अपलोड कर दूंगा। और आज का एक टॉपिक है वो कल जो है मैं कवर करा दूंगा, कि क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक मुझे पढ़ना है, कवर करना है। और एक्सियोम फॉर्मेशन पहले कवर कर चुके हैं हम लोग। फटाक से बताओ कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। चलिए। और मेंस का एक क्वेश्चन है, वही इसी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, जो CDRI के बारे में हमने बात करी है ना, तो उसी का ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और अब देखो, अब मैं अटैच कर रहा हूँ कल के दो टॉपिक्स जो छूट गए थे उसकी फाइल, वो भी कवर अप कर लो आज के आज। और आज का एक क्वांटम कंप्यूटिंग का टॉपिक वो कल कवर कराऊंगा, ठीक है। बस एक ही टॉपिक आज का बच गया है, वो कल आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये वाला जो टॉपिक है, इसमें बेसिकली जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं रियल टाइम वोटर रिपोर्टिंग के बारे में। एक काफी अच्छा इनिशिएटिव जो है वो सामने आया है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए इस इनिशिएटिव को जो है वो डिस्कस जो है वो करते हैं। तो पहली चीज तो अपने पास जो है वो ये चीज जो है वो जरूर लिख लीजिएगा। ECINET, ECINET एप्लीकेशन, ECINET मोबाइल एप्लीकेशन। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये ECI से ही आप जो है वो समझ जाओगे कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है वो एक एप्लीकेशन है ना। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको लॉन्च किया, ये लिख लेना, लॉन्च्ड बाय ECI। तो लोकसभा इलेक्शन के बाद आपने भी सुना होगा कि डेटा डिले हो रहे हैं, टर्नआउट मैनिपुलेशन हो रहा है, फिर भी ECI चुप बैठी हुई थी। होता ना कि भाई वो क्या बोलते हैं अपन, EVM मशीन सही से काम नहीं करी, कितनी सारी चीजें होती हैं ऐसी, है ना। तो अब ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ECI नेट एप्लीकेशन। ये रियल टाइम वोटर टर्नआउट के लिए है। लोकसभा 2024 में डेटा रिलीज काफी डिलेड था, मतलब कि डेटा बताया नहीं जा रहा था कि कितने लोगों ने आकर वोट जो है वो डाला है, राइट। तो इसको लेकर जो है वो बहुत आलोचनाएं हो रही थी सिस्टम के बारे में। तो अब ऐसी आलोचना ना हो, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसने बेसिकली सामने रख दिया एक एप्लीकेशन, कि भाई हम डिजिटलाइजेशन का उपयोग करेंगे जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर डेटा जो है वो सामने आ सके। तो पहले दो फेजेस के टर्नआउट फिगर में आलोचनाएं हुई। इनिशियल नंबर इलेक्शन के दिन रात 7 बजे रिलीज हुए। फाइनल डेटा 11 दिन बाद अपडेट हुआ, जिसमें 5 से 6% का डिफरेंस था। तो अपोजिशन ने बोला कि आप डेटा के साथ जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हो, आरोप लगाया रूलिंग पार्टी के ऊपर। अब पब्लिक के बीच में ट्रस्ट भी टूटा पब्लिक का, और ट्रांसपेरेंसी दोनों पर सवाल उठे कि भाई क्या ही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग वोट डाल रहे हैं, उसका आप डेटा जो है वो गलत गलत जो है वो बता रहे हो। देखो लिखा है ना कि भाई एक डेटा जो है वो आपने पोलिंग डे की शाम में रिलीज कर दिया, फिर बाद में आपने अपडेट किया फाइनल डेटा 11 दिन बाद। तो इसके कारण से कंट्रोवर्सी बढ़ना जो है वो शुरू हो गई। तो लोगों के बीच में ट्रस्ट जो है वो डेवलप खराब होने लगा, है ना, सिस्टम के ऊपर। तो आइए ये है क्या, बेसिकली इसको हम लोग समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक कैसी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये क्या करेगी। देखो पहली चीज तो इसका पहला फीचर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि हर 2 घंटे के अंदर ये रियल टाइम डेटा अपडेट करेगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो डायरेक्टली डेटा अपलोड करेंगे, राइट, उस पोलिंग बूथ के। तो किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर या किसी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। डायरेक्टली जो व्यक्ति आ रहा है वोट डालने जा रहा है, उसका डेटा तुरंत अपलोड जो है वो हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। और बिल्कुल आप कह रहे हैं कि वो आए हैं, थोड़ी देर में वो डेटा जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा कि भाई किस किस ने आकर वोट डाला, एक पोलिंग बूथ से जो है वो कितने लोगों ने वोट जो है वो डाला। तो ये पूरा डेटा जो है वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। मैनुअल एग्रीगेशन का टाइम डिले एलिमिनेट होता है, अब इसके अंदर ऑटोमेटेड चीजें जो है वो हो गई है, राइट। तो हम धीरे धीरे करके
डिजिटलाइज हो रहा है, और ये डिजिटलाइजेशन के फायदे हैं, ये आप मेंस में जो है वो उपयोग भी कर सकते हैं, अगर मेंस में इस टाइप की कोई क्वेश्चन जो है वो आ गए तो। आर यू गेटिंग दिस? फिर ऑफलाइन डेटा एंट्री का भी ऑप्शन है। अब जैसे दूर दराज के रिमोट एरियाज, जंगल वाला एरिया है ना, जो जंगल वाला एरिया है वहां पर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कनेक्टिविटी की जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो इनने बोला कि एक काम करो, जो आप ऑफलाइन भी डेटा अपलोड जो है वो कर सकते हो, और बाद में वो डेटा से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बाद में जैसे ही नेटवर्क आएगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो इससे जो हम लोग को देखने को मिलेगा कि पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होगा, है ना। इलेक्टोरल रोल्स, एफिडेविट, टर्न आउट, रिजल्ट सब एक ही एप्लीकेशंस में जो है वो नजर आएंगे। तो बस इसका ऑब्जेक्टिव यही है। और कंट्रोवर्सी के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि डिलेज जो हो रहे हैं ना ये सब डेटा अपलोड करने में, उस ऐसा ना हो, तो इसके लिए ये एप्लीकेशन लेकर आई है, जिससे कि वोटर के डेटा की ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे जो है वो खत्म होंगे, है ना। मैनुअल जो डेटा अपलोड किया जाता है वो मैनुअलाइजेशन खत्म होगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक का ट्रस्ट इसमें बिल्डअप होगा। और ये बिहार असेंबली इलेक्शन जो नवंबर 2025 में होने वाला है, उससे पहले ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है। तो बस यही चीज है गाइस, जिसके बारे में एक बस आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। तो अब ये बेसिकली रियल टाइम बेसिस पर कितने वोटर्स आकर किस प्रकार से उन्होंने वोट्स दिए, तो इसकी पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अब बात करते हैं। तो क्या आपको पता है कि इंडिया ने अपना पहला वेरिएबल सीड पम्प्ड स्टोरेज प्लांट टेहरी उत्तराखंड में ऑपरेशनलाइज कर दिया है, शुरू कर दिया है। लिख लीजिए आप ये, इंडिया का पहला वेरिएबल स्पीड पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, वेरिएबल स्पीड पम्प्ड स्टोरेज प्लांट टेहरी उत्तराखंड के अंदर ये प्लांट जो है वो लाया गया है। ये लिख लीजिए, शुरू हो गया है ये। और ये सिर्फ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक वाटर बैटरी है, पानी की बैटरी है, जो फ्यूचर में इंडिया की एनर्जी नीड्स को रीडिफाइन करेगा। पता है आपको, यानी कि वाटर बैटरी का जो है ये काम कर रहा है फ्यूचर की नीड्स को रीडिफाइन करने के लिए। आइए समझते हैं। तो ये इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो गई कि टेहरी उत्तराखंड में है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान में रखिएगा। ये लिख लीजिए, इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है, उसने डेवलप किया। जीई वर्नोवा ये इनके टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ये भी लिखिएगा, जीई वर्नोवा। आप लिख लीजिए अलग से, जीई, जी फॉर गोट, ई फॉर एलिफेंट, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्नोवा, VERNOV है। ये इनके टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ठीक है। तो ये चीज भी इसके आगे इनके ब्रैकेट में लिख देना, टेक्नोलॉजी पार्टनर, ठीक है, टेक पार्टनर। इंडिया का पहला वेरिएबल स्पीड हाइड्रो बेस्ड पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये। 250 मेगावाट की कैपेसिटी अभी इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है, ये भी लिख लेना। और प्लान्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट की है, यानी कि ये टोटल 1000 मेगावाट का पूरा प्रोजेक्ट है। अभी जो शुरू हुआ है वो 250 मेगावाट का शुरू हुआ है। समझ में आई आपको? अब ये वाटर बैटरी है क्या, ये चीज आपके दिमाग में होंगे ना कि यार ये तो वाटर बैटरी है, तो ये है क्या आकर, तो लिखो व्हाट इज वाटर बैटरी, ऐसे लिखो व्हाट इज वाटर बैटरी। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में वाटर बैटरी का भी जिक्र था डायरेक्टली, और इसमें भी है वैसे तो, बट मेन चीज यहां से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। व्हाट इज वाटर बैटरी, पहला पॉइंट, पंपिंग फेस, पहला पॉइंट लिख लो, पंपिंग फेस, पंपिंग चरण। देखो, अब कुछ हम लोग को देखने को मिलते हैं कि ऑफ पीक आवर्स होता है, मतलब जहां पर पानी का फ्लो, देखो ये कुल मिलाकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो आपको पता है कि पानी का फ्लो आएगा, वो चक्का घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये बात सभी को पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रो पावर कैसे जनरेट होती है। अब समझना बात को, नदी का फ्लो उतना प्रॉपर नहीं है, तो ये बताऊं क्या करेगा, ये सोलार और विंड से एनर्जी को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। देखो आप, पानी को पंप करने का जो है वो काम करेगा सोलार और विंड एनर्जी की मदद से। ऑफ पीक आवर्स में, यानी कि जिस समय पानी का फ्लो तेज नहीं है, उस समय ये खुद सोलार और विंड एनर्जी जनरेट करेगा, और उस पंप को, उस टरबाइन को तेज घुमाने की कोशिश करेगा, जिससे कि और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। पानी जो है वो पंप होगा लो रिजर्वायर से अपर रिजर्वायर की तरफ, है ना, ऊंचाई पे जाएगा, फिर उसको जो है वो गिराया जाएगा, फिर एनर्जी और जनरेट जो है वो की जाएगी, राइट। तो इसमें मल्टीपल कॉलम से एनर्जी जनरेट करने के लिए
एक छोटे जलाशय से ऊपर बड़े जलाशय तक पानी ले जाया जाएगा, फिर वहां से फॉल आउट करवाया जाएगा, उससे भी एनर्जी जनरेट होगी। तो मल्टीपल फेजेस में एनर्जी जनरेट की जाएगी इससे। समझ रहे हो आप? और जो ऊपर वाला जलाशय होगा ना, अपर रिजर्वायर, तो ये वाटर बैटरी स्टोरिंग एनर्जी का जो है वो काम करेगा। हाई डिमांड पीरियड्स में स्टोर्ड वाटर रिलीज हो जाएगा, यानी कि ऊपर जलाशय में जो पानी रखा होगा, जहां पर एकदम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वहां से फॉलो आउट करवा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। देखो लिखा है ना, जब पावर की डिमांड एकदम बढ़ जाए तो जो स्टोर्ड वाटर है उसको नीचे की तरफ गिराया जाएगा, फिर टरबाइन चलेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी अल्टीमेटली। समझे आप? वेरिएबल स्पीड के एडवांटेज है, टरबाइन रियल टाइम में स्पीड एडजस्ट जो है वो कर सकती है, ग्रिड स्टेबिलिटी में हेल्प करेगी, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, सटीक तरीके से इसका उपयोग कर सकते हो। तो फेस मतलब बहुत सारे सिस्टम्स इसमें लगे, सोलार विंड एनर्जी के भी हैं, राइट। एक सेकेंडरी इन्होंने जलाशय बना दिया है, तैयार कर दिया है, कि जिससे कि जब एकदम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वहां से भी पानी जो है वो छोड़ दिया जाएगा, टरबाइन चला दिया जाएगा, जिससे कि और एनर्जी जनरेट हो सके। तो कितना बेहतरीन जो है वो इंजीनियरिंग इसमें हम लोग को देखने को मिल रही है। समझे आप? इसके बेनिफिट जो है वो क्या है? तो इंडिया का पहला ये हाइड्रो प्रोजेक्ट हम लोग को वेरिएबल स्पीड टरबाइंस का देखने को मिला, यानी कि अलग अलग स्पीड की टरबाइंस है, रिन्यूएबल, और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो उसकी स्पीड को अपने अकॉर्डिंग। और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इसमें किया गया है, यानी कि सोलार और विंड एनर्जी को उसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है हाइड्रो पावर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो मल्टीपल रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है पावर जनरेशन के लिए। ग्रिड स्टेबिलिटी का ये काम करेगा, है ना। जहां पर फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, एकदम एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है घट रही है, वोल्टेज कम हाई जो होता है, राइट, तो उस समय ये मेंटेन करने का काम करेगा, कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा, और इंडिया के नेट जीरो टारगेट को अचीव करने पर टारगेट करेगा, ये फोकस करेगा, राइट। बस और कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी थी। अब देखो, हेल्प करेगा, 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी हमें जनरेट करनी है ना 2030 तक, 500 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी हमें जनरेट करनी है, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। नेट जीरो एमिशन का हमारा जो है वो टारगेट है 2070 तक का, तो उसमें ये हेल्प करेगा। यस। फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट एक बफर का काम करेगा, क्योंकि इसमें विंड और सोलार का इंटीग्रेशन है। तो ये दूसरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक मॉडल भी जो है वो बन रहा है, क्योंकि पहला ऐसा स्पीड वेरिएबल प्रोजेक्ट हम लोग को कहां पर देखने को मिल रहा है। कहां पर बनाया गया ये प्रोजेक्ट, फटाक से बताओ इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखकर देखते हैं कौन एक्टिवली सुन रहा है। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये लिख लो, आईएनएस अर्नाला, अर्नाल होगा यार, अर्नाल। ठीक है। पहला इंडियन नेवल वॉरशिप, सॉरी, डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन के साथ जो है ये एनर्जी जनरेट करता है, मतलब इसको एनर्जी मिलती है, शैलो वाटर में भी ऑपरेट कर सकता है ये। सॉरी यार, कल यहाँ पर बारिश हुई ना, तो मैं थोड़ा बाहर निकल गया था एक काम से, तो थोड़ा सा भीग गया हूँ। नेक्स्ट, आईएनएस अर्नाल जो है, मोर देन 80% इंडिजीनियस सिस्टम इसमें है, यानी कि स्वदेशी सिस्टम हमने इसमें लगाए हैं 80% से ज्यादा। बीईएल, महिंद्रा डिफेंस, एमईआईएल, एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो, इन सब के सहयोग से शैलो वाटर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर करने में ये सक्षम है। आईएनएस अर्नाल लिख लीजिएगा। सर्च एंड रेस्क्यू, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, सब सर्वे सरफेस सर्वेलांस, इन सब में ये मदद करने में हेल्पफुल है, इंडियन नेवल शिप। स्टारलिंक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप खुद ही देंगे। स्टारलिंक से रिलेटेड कुछ रील्स भी मैंने जो है वो बनाई बनाई है, शायद ये लेक्चर अपलोड होगा उसके मेरे ख्याल से शायद 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद जो है वो आपको मिल जाएंगी, पूरी डिटेल में बनाई है। तो ये आप ही बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। स्टारलिंक लॉन्च होने वाला है ना इंडिया में। वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस का, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था, और कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए।
ज्ञान सर के कोर्सेज के लिए। और मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।